हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के पीवाईक्यूज जो कि जुलाई अटेम्प्ट 2022 में पूछे गए थे, राइट। एंड आप सभी को पता होना चाहिए कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करने वाले हैं स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। आपको सभी कुछ इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए जनाब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आगे का क्वालिटी कंटेंट आपसे मिस ना हो, राइट। हमारे प्रीवियस वीडियोस को भी चेकआउट करिए, हमारे चैनल को विजिट करिए, काफ़ी कुछ क्वालिटी कंटेंट आपको मिलने वाला है, राइट। चलिए फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर वन जनाब बहुत ही ध्यान से पढ़ना है हमको। एक अच्छा क्वेश्चन बोलेंगे हम। 25 जुलाई शिफ्ट 1 में पूछा गया था। देखिए ध्यान से पढ़िए। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, थोड़ी सी स्क्रीन नीचे करेंगे, यस। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड फॉर अ फॉर्मिक एसिड solution of concentration 0.5 मिलीलीटर पर लीटर इज 0.040, क्या लिखा हुआ है, 0.0405 डिग्री सेंटीग्रेड। डेंसिटी आपको दी हुई है, वेंट ऑफ फैक्टर आपसे पूछा गया है एंड के एफ की वैल्यू भी आपको दी हुई है। जनाब क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है ये आप यहाँ से सीखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहने वाला है, राइट। चलिए इसको हटाएंगे हम, जस्ट अ सेकेंड, यस। नाउ अभी जो भी आपको लिखा हुआ है वो आप एक साइड में लिख लेंगे तो आसानी रहेगी कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। जब आप सारी चीज़ों को लिख लेते हैं तो बार बार आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ता है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जब भी आप सारी चीज़ों को अपनी आंखों के सामने रखते हैं तो आपको नजर आने लगता है कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना होगा, राइट। इसलिए जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो कुछ भी आपको दिया हुआ है उसको लिखिए। डेल्टा टी एफ को ही हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सभी को पता है। 0.0405 डिग्री सेंटीग्रेड आपको दिया हुआ है, ग्रेड। अभी आपके पास और क्या है, ओके, कंसंट्रेशन आपको दी हुई है। कंसंट्रेशन जनाब क्या हो जाएगी, 0.5 मिलीलीटर पर लीटर, दैट्स गुड। डेंसिटी भी आपको दी हुई है, डेंसिटी क्या है जनाब, 1.05 ग्राम पर ml, ओके। और क्या है हमारे पास, के एफ की वैल्यू दी हुई है, राइट। के एफ की वैल्यू है क्या, 1.86 इंटू 10⁻³ जनाब ध्यान देना है यहाँ पर, राइट। 10⁻³ हो जाएगा। आगे यूनिट आप लिख सकते हैं, बाकी नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप अपने समझने के लिए लिख रहे हैं यहाँ पर, ओके ना। वेंट ऑफ फैक्टर आपको बताना है। वेंट ऑफ फैक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। कुछ याद आया जनाब, याद आना चाहिए, ओके। अब ध्यान से इसको देखिए एंड पूछिए कौन सा फार्मूला लग सकता है जनाब। डेफिनेटली आपको नजर आना चाहिए कि इस वाले फार्मूले का हम यूज करने वाले हैं। डेल्टा टी एफ दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू आई, दैट मीन्स वेंट ऑफ फैक्टर आई के एफ एम। यहाँ पर जनाब एम होता है मोलैलिटी। कोई दिक्कतें तो नहीं है जनाब, जो भी हम लिख रहे हैं आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए, कोई भी डाउट आपके दिमाग में रहना नहीं चाहिए, राइट। नाउ अब हम रेड पेन लेकर आएंगे। अब ध्यान से देखिए, डेल्टा टी एफ आपको दिया हुआ है, आई यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर आपसे पूछा गया है, के एफ की वैल्यू आपको दी हुई है, मोलैलिटी। अगर आप मोलैलिटी को सॉल्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला जनाब क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कोई दिक्कत, मोलैलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के बीच में डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हम वेट ऑफ सॉल्वेंट मान लेंगे 1 kg क्योंकि जनाब वाटर है, ऑब्जर्व फॉर फॉर्मिक एसिड कंसंट्रेशन, यस आप 1 kg मान सकते हैं। चलिए वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर आप 1 kg मान लेंगे तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी रहने वाली है, दैट्स गुड। तो अभी मोल्स ऑफ सॉल्यूट को सॉल्व करना है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूट क्या है यहाँ पर, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, राइट। इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, इस तरीके से। तो जनाब फॉर्मिक एसिड के मोल्स आपको बताने हैं, बताइए कैसे बताएंगे। फॉर्मूला पता है ना आपको, मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, ग्रेट। मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट कर लेंगे, बट वेट कहाँ से लेकर आएंगे, वेट जनाब लेकर आएंगे हम कंसंट्रेशन इंटू डेंसिटी से। जनाब यहाँ पर ध्यान से देखिए, मास ऑफ ऑब्वियसली फॉर्मिक एसिड है, यहाँ पर हम लिखना चाहते हैं इस तरीके से COOH HCOOH, ये होता है फॉर्मिक एसिड, राइट। बाकी आप समझदार हैं। मास के लिए आपको कंसंट्रेशन इंटू डेंसिटी करना पड़ेगा, दैट इज 0.5 इंटू 1.05 जब आप करेंगे तो क्या आने वाला है, 555, दैट मीन्स 525, 0.2525 आ जाएगा। ये आ चुका है आपके पास मास ऑफ फॉर्मिक एसिड। अब मास ऑफ फॉर्मिक एसिड को अगर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फॉर्मिक एसिड से डिवाइड कर देंगे तो डेफिनेटली आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि फॉर्मिक एसिड के मोल्स मिल जाएंगे जो आपको चाहिए थे, रेड, ओके। रेड पेन सॉरी येलो पेन लेकर आएंगे। अब हम क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। नीचे आइए, डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपको जो दी हुई है वो पुट करिए।
0.0405 इंटू आई यानी कि वेंटा फैक्टर की वैल्यू आपको बतानी है, के एफ की वैल्यू आपको दी हुई है, क्या दी हुई है 1.86 इंटू 10⁻³ दैट्स ग्रेट। अब बारी है जनाब मोलैलिटी की। मोलैलिटी के लिए हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट करना होता है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हमें वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट करना पड़ेगा, राइट। तो 0.525 अभी अभी आपने निकाला है मास। अब जब मास को डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट से तो आ जाने वाला है मोल्स, जो कि आपको यहाँ पर चाहिए था। HCOOH की जब आप मोल्स निकालेंगे तो सॉरी मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 46 आने वाला है, राइट। 2 हाइड्रोजन की वजह से 2 हो जाएंगे, कार्बन की वजह से +12 एंड 2 ऑक्सीजन है इसलिए 32। जब आप इसको ऐड करेंगे तो डेफिनेटली 46 आने वाला है, जो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब लिखना है हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो हमने मान लिया है 1 kg। चलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब जनाब जब आप इसको सॉल्व करेंगे अभी तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, आइए आप इस तरफ रखेंगे, ये सारी चीज़ों को इंटरचेंज करेंगे, डेफिनेटली आपको अरेंज करना आएगा। तो जनाब 1.9 आने वाला है वेंटा फैक्टर की वैल्यू, सही है। तो दिक्कत थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, सही है। आगे बढ़ें जनाब, क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 25 जुलाई शिफ्ट 2 में पूछा गया था। 2 solutions A and B are prepared by dissolving 1 gram of non-volatile solutes X and Y। ओके, तो ध्यान से पढ़िए, 2 सॉल्यूशन है आपके पास A एंड B, जिनको प्रिपेयर किया गया है 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट से, राइट। यानी कि X सॉल्यूट X से प्रिपेयर किया गया है सॉल्यूशन A को, सॉल्यूट Y से प्रिपेयर किया गया है सॉल्यूशन B को, ग्रेट, रिस्पेक्टिवली इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर। ओके, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर है। The ratio of depression in freezing point for A and B is found to be 1:4 the ratio of molar masses of X and Y। तो जनाब सेम फॉर्मूले का यूज होने वाला है, जो आप फॉर्मूला यहाँ पर यूज करके आए हैं उसी फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। एंड इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है डेल्टा टी एफ रेशियो ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ए, डेल्टा टी एफ ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ बी, इनकी वैल्यूज क्या दी हुई है जनाब 1:4, राइट। ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है जनाब, इस लाइन का मतलब है वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है मैथमेटिकल फॉर्म में, ग्रेट। ओके, तो आपको बताना है रेशियो ऑफ मोलर मासेस ऑफ एक्स एंड वाई। तो दोबारा से हम फॉर्मूले की तरफ देखेंगे, मोलर मास ऑफ एक्स एंड वाई। तो जनाब मोलर मास कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा ना, नीचे आएगा ना जनाब। मोल्स ऑफ सॉल्यूट जब आप ओपन करेंगे तो आने वाला है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दिया हुआ है दैट इज 1 ग्राम, और दोनों में ही 1 ग्राम है तो कैंसिल आउट हो जाने वाला है रेशियो के केस में। बट मोलर मास जनाब नीचे आ रहा है इसलिए वो इन्वर्स हो जाने वाला है। कैसे कुछ होने वाला है, चलिए यहाँ पर हम आपको अच्छी तरीके से दिखाते हैं। डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ और एम, मोलैलिटी को भी हम ओपन करके लिखते हैं, राइट। मोलैलिटी को हम ओपन करके लिख रहे हैं, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ये थोड़ी सी स्क्रीन गड़बड़ कर रही है बट आप मैनेज करिए इसको, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉरी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि जनाब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से ही तो आने वाले हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, राइट। ये लिख गया है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए कुछ वैल्यूज जो इक्वल हैं वो डेफिनेटली आप यहीं से काट सकते हैं, क्योंकि रेशियो में एट द एंड वो कटने ही वाली हैं। इस पेन को हम लेकर आएंगे, डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपको दी हुई है, राइट। आई की वैल्यू जनाब सेम हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि जनाब आई की वैल्यू सेम होगी या नहीं, यस आई की वैल्यू सेम हो जाएगी, नॉन वोलेटाइल है, इसको हटाइए। के एफ की वैल्यू भी सेम ही होने वाली है क्योंकि जनाब सेम है, राइट। एंड और क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दिया हुआ है 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स एक्स एंड वाई, तो दोनों में ही वेट बराबर है तो इसको भी आप हटा सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट की एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट की। वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, तो इसको भी जनाब हटाया जा सकता है, कोई दिक्कत। इन सारी चीज़ों को हमने कैसे कट किया ये आपको पता होना चाहिए। अब जनाब सिर्फ और सिर्फ डेल्टा टी एफ बचा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। यहां तक अगर आप पहुंच गए हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो चुका है अभी आपके लिए, राइट। क्योंकि डेल्टा टी एफ ए बाई डेल्टा टी एफ बी आपको दिया हुआ है एंड आपसे एक्स एंड वाई के मोलर मास पूछे गए हैं, ओके। तो डेल्टा टी एफ ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ बी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाई हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट देखिए एक्सचेंज होगा ना होगा जनाब, अब इसलिए आपको समझ में आएगा कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ए बाई बी
का मतलब हो जाने वाला है बी बाई ए। बी बाई ए बोले तो वाई बाई एक्स, क्योंकि यहाँ पर हम मोलर मासेस की बात करने वाले हैं। सही है, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स। अभी आपको ये वैल्यू दी है 1/4, दैट मीन्स इसकी भी वैल्यू आने वाली है 1/4। ओके, कहाँ पर करेंगे हम डेल्टा टी एफ ए डिवाइड बाई डेल्टा टी एफ बी की वैल्यू क्या थी 1/4, दैट मीन्स मॉलिकुलर वेट ऑफ वाई डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ एक्स की वैल्यू अभी आने वाली है 1/4। बट आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है आपसे, रेशियो ऑफ मोलर मासेस ऑफ एक्स एंड वाई। पहले एक्स लिखना है, बाद में वाई लिखना है जनाब, पहले एक्स बाद में वाई, दैट मीन्स 4/1 आना चाहिए। देखिए ऐसा कोई आंसर है क्या? जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको लगेगा 1/1 ओके, तो आपको लगेगा कि 1/4 यानी कि हमने थोड़ा सा एक्सचेंज में गलती कर दी है, इसको मार्क करो आगे बढ़ जाओ, ऐसा आपको लगेगा। बट जैसे ही आपने ये किया -1 मिल जाएगा। सब कुछ आता है, आपने पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट का यूज किया है, एग्जाम में टाइम भी दिया है, बट स्टिल आपको -1 ही मिलेगा। क्यों? इसको ध्यान से देखिए। देखिए 4/1 को आप 0.25 डिवाइडेड बाई 1 भी तो लिख सकते हैं, सॉरी 1/0.25। ओहो, हमने ही गलती कर दी। तरीके से करेंगे, नीचे लिखते हैं इसको, हम तो हटाएंगे यहाँ से 4/1 तो हम 1/0.25 भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनाब 4 टाइम्स है ऊपर, 4 टाइम्स है ऊपर डेफिनेटली। तो जनाब जब ध्यान से देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर 2 सही मिलने वाला है, राइट? ऑप्शन नंबर 2, यस, ऑप्शन नंबर बी, ऑब्वियसली यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो ऑप्शन नंबर बी ही हम बोलेंगे। सही है। कैसा लगा क्वेश्चन? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ऐसे वैल्यूज दी गई हैं ऑप्शंस में, राइट? 1/4 आपको पहला ही ऑप्शन दे दिया गया है ताकि आपको हिट कर जाए एंड आप टिक करके आगे बढ़ें, बट ऐसा नहीं करना है। पूरी शिद्दत के साथ मेरे को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पूरा फोकस अगर आप बना के रखेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं, राइट? क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही मिलता जुलता है इससे। पढ़िए, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऑफ ए इज 3 केल्विन। ओके, दोबारा से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लिखा हुआ है द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जनाब इस बार एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बारी है, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही फार्मूला होता है, थोड़ा बहुत भी ये बताते हैं आपको क्या होता है। 1 molar solution of non volatile solute of A is 3 Kelvin. That's good. The depression in freezing point for 2 molar solution of A in the same solvent is 6 Kelvin. The ratio of Kb and Kf, that is Kb by Kf, is 1:x. The value of x is. तो बेसिकली आपसे Kb and Kf का रेशियो पूछा गया है, सही है? जस्ट अ सेकेंड, इसको हम रफ कर लें फिर आपको बताते हैं। क्वेश्चन में कुछ बहुत टफनेस तो नहीं है, जस्ट अ सेकेंड। यस, आपने 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? यहाँ पर हम लिखते हैं, साइड में देखिए, डेल्टा टी एफ दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, आई के एफ एम। और आपने पढ़ा है डेल्टा टी बी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आई के बी एम। तो आपसे यही पूछा गया है यहाँ पर, के बी बाई के एफ की वैल्यू आपसे पूछी गई है, यानी के बी बाई के एफ जब आप करेंगे तो आपको सही आंसर मिलने वाला है, राइट? ओके, बहुत ही जनाब शिद्दत से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए कैसे अप्रोच करने वाले हैं हम। 1 मोलर सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, यानी कि मोलैरिटी इस बार आपको डायरेक्टली दी हुई है, मोलैरिटी को ओपन करने की जरूरत नहीं है जो हमने इस वाले क्वेश्चन में किया था, सेकंड क्वेश्चन में, राइट? तो मोलैरिटी आपको दी हुई है, आपको ये भी बताया गया है सेम सॉल्वेंट है, ओके, सेम सॉल्वेंट है, डेल्टा टी एफ बाई डेल्टा टी बी भी आपको दिया हुआ है 3/6 है। ओके, दैट्स इट। तो जनाब क्या करना होगा हमको, के बी बाई के एफ आपको चाहिए, तो जनाब डेल्टा टी बी लिखते हैं सबसे पहले, इसको यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, डेल्टा टी बी इक्वल टू आई के बी बाई एम डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ। देखिए जैसा हम कर रहे हैं वैसा करते जाइए, के एफ बाई एम, ग्रेट। डेल्टा टी बी बाई टी एफ क्या होगा, डेल्टा टी बी यानी कि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या है जनाब, 6 है, ओ सॉरी 3 है, 3 लिखिए। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 6 केल्विन है जनाब, 6 लिखिए, दैट्स गुड। ये वेंट ऑफ फैक्टर तो हट जाएगा, सिंपल। के बी बाई के एफ आपसे पूछा गया है, के बी बाई के एफ को एज इट इज लिख लेंगे हम। मोलैरिटी आपको दी हुई है, मोलैरिटी इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है जनाब, 1 मोलर, ग्रेट, 1 मोलर। इसलिए यहाँ पर हम ये भी लिख देते हैं, एम बी कर लीजिए एंड यहाँ पर एम एफ कर लीजिए समझने के लिए, राइट? इस तरीके से। एंड मोलैरिटी इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 2, ओके।
अब जनाब बताइए के बी बाई के एफ की क्या वैल्यू आने वाली है। जनाब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो उधर चला जाएगा, 2 3 6, दैट मीन 6 6। ओके, तो एट द एंड जनाब 1 ही आने वाला है, राइट। 1/1 आ जाएगा के बी बाई के एफ की वैल्यू, यानी कि 1:x। एक्स क्या है जनाब, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 है। ओके, तो बड़ा आसान हो गया। ऐसा लग रहा था क्वेश्चन टफ है, बट क्वेश्चन जनाब आसानी है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये दो फॉर्मूले आपकी जुबान पे रटे हुए होने चाहिए, आपकी फिंगर टिप्स पे ये फॉर्मूले होने चाहिए। जनाब देख सकते हैं आपने 3 क्वेश्चन किए हैं एंड तीनों क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज हुआ है। अलग अलग तरीके से हुआ है, बट डेफिनेटली इस क्वेश्चन में इन तीनों फॉर्मूले का यूज हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जनाब अपनी आंखों के सामने से जाते हुए देख रहे हैं। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4। जनाब क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 27 जुलाई शिफ्ट 1 में पूछा गया था। चलिए पढ़िए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ 2% एक्वा सोल्यूशन। 2% एक्वा सोल्यूशन का क्या मतलब हुआ, अगर 100 ग्राम वेट है सोल्यूशन का तो उसमें से 2 ग्राम होने वाला है सॉल्यूट का वेट। सिंपल है, यही होता है परसेंटेज का मतलब। एक्वा सोल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ए, तो चलिए जनाब आपको यही बता दिया गया है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ओके, इज इक्वल टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 8% एक्वा सोल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी। ओके, बेशक आपको यहाँ पर ये समझ में आ चुका होगा कि डेल्टा टी बी ऑफ ए इज इक्वल टू डेल्टा टी बी ऑफ बी, राइट, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 2% एक्वा सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ए इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूट बी, राइट। तो जनाब यहाँ पर इस लाइन से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डेल्टा टी बी ऑफ ए इज इक्वल टू डेल्टा टी बी ऑफ बी, यानी कि सॉल्यूट ए का बॉइलिंग पॉइंट इक्वल है सॉल्यूट बी के बॉइलिंग पॉइंट से, राइट। ऑब्वियसली जनाब समझ सकते हैं आप इन चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 2% का सोल्यूशन, तो यहाँ पर सोल्यूशन का वेट कुछ भी दिया नहीं है, तो आप 100 मान लीजिए, आसानी रहेगी जनाब। क्यों हम कह रहे हैं ये मान लीजिए, आसानी रहने वाली है। 100 ग्राम मान लीजिए सोल्यूशन ए का वेट और 100 ग्राम ही मान लीजिए सोल्यूशन बी का वेट, राइट। सही है, तो इसको यहाँ पर लिखने के बजाय हम सही तरीके से लिखते हैं ताकि समझ में भी आए आपको। देखिए, जो भी लिखने वाले हैं हम उसको बड़े ही शिद्दत के साथ देखना है। डेल्टा टी बी ऑफ ए इक्वल टू डेल्टा टी बी ऑफ बी से क्या मतलब हुआ, डेल्टा टी बी का फॉर्मूला क्या होता है, आई दैट इज वेंटा फैक्टर इंटू के एफ दैट इज कॉन्स्टेंट इंटू मोलैलिटी। सिंपल है। वेंटा फैक्टर तो जनाब सेम ही कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन वोलाटाइल, तो वेंटा फैक्टर को भूल जाइए। के एफ सेम ही होने वाला है दोनों में, तो उसको भी भूल जाइए। अब बात करते हैं जनाब हम मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी अगर डेल्टा टी बी दोनों का इक्वल है तो मोलैलिटी भी दोनों की इक्वल होने वाली है, राइट। यही कॉन्सेप्ट है जनाब यहाँ का। मोलैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वो समझ में आना चाहिए कि कैसे हो चुका है, राइट। अगर इतना समझ में आ चुका है तो चीज़ें कुछ ना कुछ आसान होंगी, क्योंकि अभी आपसे पूछा गया है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए एंड बी, राइट। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट में ही छिपा हुआ है मॉलिक्यूलर वेट। बस अभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ध्यान से देखना है, कुछ भी मिस नहीं करना है। यहाँ पर लिखते हैं हम फॉर ए 100 ग्राम सोल्यूशन आपने मान लिया है। 100 ग्राम सोल्यूशन, अगर 100 ग्राम सोल्यूशन है तो जनाब 2 ग्राम सॉल्यूट होगा। यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको 2%, दैट मीन्स 100 ग्राम सोल्यूशन में 2 ग्राम सॉल्यूट ए है। बड़ी अच्छी बात है। अब बी की बात करें तो यहाँ पर भी जनाब हमने 100 ग्राम सोल्यूशन ही माना है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 8% का सोल्यूशन, दैट मीन्स 8 ग्राम हो जाने वाला है यहाँ पर सॉल्यूट सॉल्यूट बी का वेट, राइट। ओके, इतना कुछ क्लियर हो चुका है। तो जनाब अगर सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है, सॉल्यूट का वेट 2 ग्राम है, तो ऑब्वियसली सॉल्वेंट का वेट क्या होने वाला है, ये आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। बाकी अब हम बात करने वाले हैं मोलैलिटी की। चलिए पहले पेन चेंज कर लेते हैं, रेड लेकर आ जाते हैं। मोलैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ बी। तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं हम इस तरीके से। मोलैलिटी को क्या लिखेंगे हम, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है जनाब। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम ओपन करके लिखते हैं। कैसे लिखते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, देखिए जब वेट ऑफ सॉल्यूट करेंगे नीचे मॉलिक्यूलर वेट आ जाने वाला है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, ये आ चुका है मोल्स ऑफ सॉल्यूट ए, जो मोलैलिटी में आपको दिखाई देगा फॉर्मूले में, राइट। अब नीचे इसके क्या हो जाने वाला है, वेट ऑफ सॉल्वेंट ऑफ ए, राइट। इस इक्वल को हटा के हम थोड़ा सा अगर आगे कर लें तो बेहतर रहेगा।
इस तरीके से यहाँ पर जनाब ए लिख लीजिए और वेट ऑफ सॉल्यूट बी, देखिए शॉर्ट में हमने लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको होनी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट बी, वेट ऑफ सॉल्वेंट बी। कोई दिक्कत, ये जो कुछ भी लिखा गया है आपको समझने में दिक्कतें तो नहीं हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए। वेट ऑफ सॉल्यूट ए, सॉल्यूट ए का वेट क्या है जनाब 2 ग्राम है, चलिए यहाँ पर 2 ग्राम लिख देते हैं। अब बड़े ही ध्यान से देखना है, मॉलिक्यूलर वेट आपको पता करने हैं तो इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इसको ऐसे ही लिख लेंगे हम। अब क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट ए, अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन का वेट है उसमें से 2 ग्राम सॉल्यूट है जनाब, सॉल्वेंट का वेट क्या होगा 100 माइनस 2, सिंपल है। 100 माइनस 2 जब आप करेंगे तो क्या आने वाला है 98 आने वाला है, सही है। ओके देखिए अगर आप 1000 ग्राम भी मानेंगे ना तभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, राइट। अगर आप 1000 ग्राम इसको मान लेंगे तो क्या हो जाने वाला है 20 ग्राम हो जाने वाला है, सही है, क्योंकि 2% आपको निकालना है। बट ठीक है अगर आपने 100 माना है तभी कोई दिक्कत नहीं है। ओके नाउ वेट ऑफ बी 8 ग्राम हो जाएगा, राइट। यहाँ पर आप देख देख लीजिए 8 ग्राम सॉल्यूट, अगर 100 ग्राम में से 8 ग्राम है तो जनाब सॉल्वेंट क्या बचने वाला है 92 ग्राम, सिंपल है। और अब यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी लिख देंगे, राइट। अब एक बार हम फिर से पेन चेंज करते हैं ताकि सही तरीके से आपको डिक्टेट किया जा सके। 2 से क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाने वाला है, सही है। 4 से जनाब क्या हो जाने वाला है यहाँ पर 4 2 3 हो जाएगा, राइट, सही से किया हमने। आपको क्या निकालना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए एंड बी, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए यानी कि ए का मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई बी, देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट हमने नहीं लिखा है बट आप समझ सकते हैं, चलिए लिख देते हैं अदरवाइज आप हो जाएंगे कन्फ्यूज। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, अगर ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इस तरफ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट देखिए ध्यान सुनिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए अगर इस तरफ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इस तरफ रहेगा तो 23 इस तरफ आने वाला है, दैट मीन्स 23/98 हो जाएगा। जब आप इसको 98 होगा, यस 8 होगा। जब आप इसको रफली सॉल्व करने वाले हैं तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1/4, राइट। ऐसे आने वाला है 23/98 जब आप करेंगे तो 1/4 कुछ आने वाला है आगे पॉइंट्स में, राइट, उसको जरूरत है नहीं आपको। अब इसको देखिए यहाँ पर इसको मार्क करने की कोशिश करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए अगर यहाँ पर रोका जाएगा तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इस तरफ जाएगा, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इज 4 टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, सही है। तो कहाँ पर है ऐसा ऑप्शन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, राइट। अगर आप देखना चाहते हैं जनाब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए को यहाँ पर रखिए इस तरीके से, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए को आप इसी तरफ रखिए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी को आप इस तरफ लेकर आइए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी एंड जो 4 आपको यहाँ पर नजर आ रहा था वो इस तरफ आ जाएगा, राइट। अभी आपको साफ साफ नजर आ जाएगा कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी इज 4 टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, सही है। कैसा लगा क्वेश्चन बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में जनाब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे चीज़ें पूछी गई हैं, डेफिनेटली आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर आप इस क्वेश्चन को मास्टर कर पाएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, तब तक हम यहाँ पर रफ कर लेते हैं, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, राइट। तो अभी हमने सब कुछ क्लियर कर लिया है तो अब आसानी से क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ पाएंगे। 27 जुलाई शिफ्ट 2 का जनाब ये क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान है बट ट्रिकी है थोड़ा सा। When a certain amount of solid A is dissolved in 100 gram of water at 25 degree centigrade to make a dilute solution, okay, the vapor pressure of the solution is reduced to 1/2 of that pure water. दोबारा से पढ़िए समझिए। When a certain amount of solid A is dissolved in 100 gram of water at 25 degree centigrade to make a dilute solution. वाटर है आपके पास, 100 ग्राम वाटर है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, वहां पर आपने कुछ सॉलिड ए डाला है जिससे कि उसका जो क्या लिखा हुआ है टू मेक अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, उसको डाइल्यूट करना है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज रिड्यूस टू 1/2 ऑफ दैट प्योर वाटर। ऑब्वियसली जब आप कुछ ऐड करते हैं तो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कम हो जाने वाला है, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज रिड्यूस टू 1/2, यानी कि आधा हो चुका है, प्योर वाटर से आधा हो चुका है वेपर प्रेशर, ओके। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज, तो आपको यहाँ पर प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ए एडेड, ओके। तो आपसे ये पूछा गया है अगर वेपर प्रेशर आधा हो चुका है तो कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐड किए गए थे, राइट। क्लिक करा नहीं करा है जनाब, रुकिए करवाते हैं क्लिक। यहाँ पर ये एजम्पशन देख लीजिए, एज्यूम मोल्स ऑफ ए टू बी लेस देन मोल्स ऑफ बी, ओके।
क्या आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है जनाब? देखिए यहाँ पर प्योर वाटर के वेपर प्रेशर को हम मानने वाले हैं पी नॉट, राइट? आपने भी अपने प्रैक्टिस के दौरान माना होगा ये पी नॉट मानने वाले हैं हम वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो अब देगा। एंड सॉल्यूट ऐड करने के बाद का वेपर प्रेशर हम मानने वाले हैं पी एस से, राइट? यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एंड यहाँ पर है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। दैट्स गुड। एंड ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या? पी नॉट दैट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर माइनस वेपर प्रेशर ऑफ ये नॉट क्यों लगा दिया हमने, इसकी जरूरत नहीं है, राइट? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। इनका मतलब तो आप जानते ही हैं, मोल्स होता है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको? पी नॉट इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू पी नॉट बाई टू। पी एस इज इक्वल टू पी नॉट बाई टू। आपको यहाँ पर आसानी से लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज रिड्यूस टू 1/2 ऑफ दैट प्योर वाटर। प्योर वाटर का अगर वेपर प्रेशर पी नॉट था तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाने वाला है पी नॉट बाई टू, राइट? अभी आप इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पी नॉट माइनस पी नॉट बाई टू, राइट? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पी नॉट बाई टू यहाँ पर भी हो जाएगा। इसको हम फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो पी नॉट बाई टू यहाँ पर भी पी नॉट बाई टू आ जाने वाला है। इसको भी क्या आ जाने वाला है? पी नॉट टू 3 पी नॉट बाई टू आ जाएगा, राइट? 3 पी नॉट बाई टू, एंड यहाँ पर पी नॉट बाई टू ऊपर ही चला जाएगा। सही किया हमने, कोई गलती तो नहीं कर दी? गलती तो जनाब कर ही दी है, क्योंकि यहाँ पर तो मतलब हमने पी नॉट से माइनस पी नॉट बाई टू किया, तो ये कैसे आ गया? ये इसको हटाइए, तो पूरा हटाते हैं फिर सॉल्व करते हैं, क्योंकि जनाब कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी है। जस्ट अ सेकेंड। यस, अगर हम पी नॉट से पी नॉट बाई टू को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली जनाब पी नॉट बाई टू ही तो आने वाला है। पी नॉट बाई टू यहाँ पर भी आएगा ऊपर, एंड पी नॉट बाई टू नीचे है। पी नॉट बाई टू नीचे है, तो दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे पूरी तरीके से। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है एन सॉल्यूट इक्वल टू एन सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, राइट? तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, एन सॉल्यूट इक्वल टू एन सॉल्वेंट। अभी आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट निकालेंगे एंड वो यहाँ पर आंसर में लिख देंगे, तो जनाब आपको नंबर मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? ध्यान से सुनिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ए, राइट? तो अभी इसकी हेल्प से आपने ये निकाला है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल हैं, राइट? सॉल्वेंट का मोल्स आप कैसे निकालेंगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करेंगे। आपको 100 ग्राम वेट दिया हुआ है, दैट मीन्स 100 ग्राम ये रहा, एंड वाटर है, ये भी आपको बता दिया गया है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर क्या होता है? 18 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जनाब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आने वाले हैं, एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ही इक्वल है मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। गॉट इट? सॉल्व करिए जनाब। सॉल्व करेंगे तो 18 × 90 आने वाला है, 5.55 आने वाला है। इसको आप राउंड ऑफ करके 6 भी लिख सकते हैं। एंड ये क्या निकाला हमने? हमने निकाला है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ही इक्वल है मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। देन डेफिनेटली यहाँ पर आप 6 लिख देंगे, राइट? क्रिस्टल क्लियर? कोई दिक्कत? इस वाले फॉर्मूले को आप दोबारा से देख सकते हैं। डेफिनेटली हमने बिल्कुल सही किया है। थोड़ी सी गलती हमसे हो गई थी, कन्फ्यूजन हो गया था, बट डेफिनेटली उन चीज़ों से आपको कोई दिक्कतें नहीं होने वाली। ऐसी गलतियां आप नहीं करेंगे, इतना तो जनाब विश्वास किया ही जा सकता है आप पे, राइट? मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 28 जुलाई शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है हमको इस क्वेश्चन को भी। 150 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड 150 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड वाज कंटेमिनेटेड विद 10.2 ग्राम एस्कॉर्बिक एसिड। ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ है टू लोअर डाउन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय द वैल्यू ऑफ एक्स इज। ओके, आपको के एफ की वैल्यू दी है, मॉलिक्यूलर वेट मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड भी दिया हुआ है। बाय द वे आप यहाँ से भी कैलकुलेट करके देख सकते थे। आपके पास 150 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड है, प्योर एसिटिक एसिड है 150 ग्राम, उसमें आपने 10.2 ग्राम एस्कॉर्बिक एसिड डाला है। तो अभी आपसे पूछा गया है कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो जाएगा, राइट? यही आपसे पूछा गया है, डेल्टा टी एफ आपसे पूछा गया है। जनाब ये क्वेश्चन तो आसानी से हो जाना चाहिए आपसे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कुछ मॉलिक्यूलर, सभी का मॉलिक्यूलर वेट भी आपको दिया हुआ है, नहीं दिया है तो भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ओके, तो आपसे पूछा गया है डेल्टा टी एफ मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यस, ओके। आई के एफ एम ये होता है इसका फॉर्मूला। जनाब आई की वैल्यू तो 1 हो जाने वाली है, यहाँ से आई को आप निगलेक्ट कर सकते हैं। के एफ की वैल्यू आपको दी हुई है, चलिए लिखते हैं 3.9
इंटू 10⁻3। राइट, अब m की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, मोलैलिटी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। मोलैलिटी के लिए हम यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। मोलैलिटी में क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट होता है। राइट, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है जनाब, ये डाला है ना आपने, आपके पास एसिटिक एसिड था, उसमें आपने स्कॉर्बिक एसिड डाला है जिससे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाए। दैट मीन्स वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है, 10.2 ग्राम्स। एंड वेट ऑफ सॉल्यूट को अगर आप डिवाइड कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से, तो डेफिनेटली आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिलने वाले हैं। ये रहा जनाब 176 से अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको ये क्या मिल चुका है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट को ही डिवाइड करना है होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट से। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या है जनाब आपके पास, ये लिखा हुआ है 150 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि 150 ग्राम एसिटिक एसिड था आपके पास, उसमें आपने स्कॉर्बिक एसिड डाला है। 150 ग्राम तो जनाब पहले से ही था। राइट, सॉल्यूशन नहीं था, वो सॉल्वेंट था। 150 ग्राम ये हो चुका है। ये जो भी लिखा है ये क्या लिखा है, क्या लिखा है जनाब, मोलैलिटी लिखा हुआ है ना। नहीं, मोलैलिटी नहीं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तब जाके मोलैलिटी होगा। क्योंकि हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में लिखना होता है, किलोग्राम में लिखना होता है, बट यहाँ पर ग्राम में हमने लिखा है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर ये सही हो जाएगा। ये मोलैलिटी की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दें, रख दें, अगर इसको सॉल्व करें तो डेफिनेटली हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो हम ये लिखने वाले हैं यहाँ पर 10.2 डिवाइडेड बाई 176 इंटू 150। जनाब यहाँ पर 1000 भी हमको लिखना पड़ेगा। राइट, तो पूरा देख लेते हैं कि हमने पूरा सही लिखा है कि यहाँ पर 10⁻3 की जरूरत नहीं है जनाब, 3.9 ही होने वाला है। 3.9 इंटू 10.2 176। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 1.5। राइट, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, डेफिनेटली आपको 1.5 के अप्रॉक्सीमेट मिलने वाला है। एंड आपसे पूछा गया है 10⁻⁻1 के फॉर्मेट में। जनाब आप इसको 15 इंटू 10⁻⁻1 भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो 10⁻⁻1 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो जनाब x की वैल्यू हो जाने वाली है 15। राइट, 15 लिखेंगे हम बढ़िया तरीके से। राइट, तो यस, यही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। बाकी आप सबको सभी कुछ दिया हुआ था। एंड जनाब ये फॉर्मूले कितनी बार यूज होंगे, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में इन फॉर्मूले का यूज किया गया है। थोड़ा सा इधर उधर तरीके से किया गया है, कुछ में डायरेक्टली किया गया है, कुछ में इनडायरेक्टली किया गया है, बट एट द एंड इन सभी में इस फॉर्मूले का यूज हुआ ही हुआ है। तो जनाब इस फॉर्मूले को रट के जाना है सब कुछ, कई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तब जाना है हमको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं अब हम। गैसियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेज, फाइनली थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आए हैं अब। अ गैसियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेज ए एंड बी अंडर अ टोटल प्रेशर ऑफ 0.8 atm, टोटल प्रेशर है जनाब, अंडरलाइन करिए, इज इन इक्विलिब्रियम ओके विद एन आइडियल लिक्विड सोल्यूशन। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस ए इज 0.5 इन द वेपर फेज एंड 0.2 इन द लिक्विड फेज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। और क्या पूछा गया है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज ओके। तो आपको दिया गया है मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस ए वेपर फेज में भी एंड लिक्विड फेज में भी, एंड आपसे पूछा गया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, आपको टोटल प्रेशर भी दिया गया है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो पहले तो जो कुछ भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है उसको अलग नोट कर लेते हैं। टोटल प्रेशर को पीटी से डिनोट करेंगे हम, 0.8 atm। और क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस ए इज, देखिए मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में जो होते हैं उनको हम एक्स ए से डिनोट करते हैं, एक्स ए नहीं जनाब, एक्स से ही डिनोट करते हैं, बट यहाँ पर सब्सटेंस ए है इसलिए हमने ए लिख दिया। राइट, लिक्विड फेज की बात कर रहे हैं हम, लिक्विड फेज कहाँ है जनाब, ये रहा 0.2। एंड वाई ए से हम डिनोट करने वाले हैं 0.5, यानी कि मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ग्रेट। अभी आपके पास दो फार्मूले होते हैं, आपसे पूछा गया है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। जनाब आपके पास दो फार्मूले होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये वाला पेन लेकर हम आएंगे। ये फार्मूला होता है आपके पास, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए नॉट, ये होता है जनाब। तो अभी आप ध्यान से देखिए आपके पास क्या क्या है एंड आपसे क्या क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, दैट मीन्स आपसे पूछा गया है पी ए नॉट। राइट, जनाब पता है ना कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड को हम पी ए नॉट से डिनोट करते हैं, तो यस जनाब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपसे ये पूछा गया है। राइट, एक्स ए यानी कि एक्स ए दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस इन लिक्विड फेज आपको दिया गया है। ग्रेट। ओके, तो अगर आपको पी ए पता चल जाए तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। पी ए तो ऐसे सॉल्व करेंगे जनाब आप पी ए को, इसके के लिए आपके पास डायरेक्टली एक और फार्मूला होता है,
इस तरीके से ध्यान से देखना है, पी ए इज इक्वल टू, थोड़ा सा हम स्क्रीन ऐसे करेंगे, वाई ए इंटू पी टी हो जाता है। जनाब दोबारा से इसको हम पढ़ेंगे, ये दोनों फार्मूले आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अगर ये दोनों फार्मूले आपकी फिंगर टिप्स पे हैं तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं होंगे। कोई लॉजिक कुछ नहीं काम आने वाला, ये क्वेश्चन ये फार्मूले अगर याद होंगे तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, एंड चुटकियों में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, राइट। गैसियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस ए एंड बी, ओके। तो पी ए यहाँ पर क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ए, राइट। तो वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, दैट इज 0.5, एंड टोटल प्रेशर दिया हुआ है 0.8, राइट। पी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8×5 = 40 हो जाएगा, तो जनाब 0.4 आने वाला है, राइट। तो 0.4 को आप यहाँ पर पुट करेंगे, एक्स ए की वैल्यू है ही आपके पास, पी ए नॉट आपके पास आ जाएगा। तो जनाब पी ए नॉट को हम यहाँ पर रोक के रखेंगे, पी ए अभी भी आपने निकाला 0.4, एक्स ए की वैल्यू क्या है 0.2, जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो जनाब आ जाने वाला है 2। यस, तो जनाब इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 2। गॉट इट, कोई दिक्कत, ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को आसानी से करेक्ट कर पाएंगे, राइट। क्योंकि जनाब फिजिकल केमिस्ट्री में अगर फार्मूले आपको याद हैं तो ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, एंड क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होने वाले हैं। थोड़ी मोड़ी कैलकुलेशन आपको मिलने वाली है तो आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि जनाब आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आपने अच्छी खासी मैथमेटिक्स पढ़ रखी है, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस आपको तंग नहीं करने वाली, राइट। फिलहाल इसकी प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 8, 29 जुलाई शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है। इफ O2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 303 केल्विन, द नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ O2 गैस दैट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज। तो आपसे मिली मोल्स ऑफ O2 पूछे गए हैं, आपको दिया क्या गया है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर O2 एट 303 केल्विन इज, ओके। पार्शियल प्रेशर आपको दिया गया है, एज्यूम सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन वाटर इज टू स्मॉल, नियरली निग्लिजिबल, ओके। तो ये क्वेश्चन जनाब है हेनरी लॉ का, राइट। तो अगर जनाब आपको हेनरी लॉ का फॉर्मूला आता है तो ये वाला क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, राइट। हेनरी लॉ वाला फॉर्मूला क्या है जनाब, यहाँ पर अभी आपको बताते हैं हम। हेनरी लॉ, पार्शियल प्रेशर आपको दिया हुआ है ना, तो पार्शियल प्रेशर को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू के लिए हम यहाँ पर डॉट लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, राइट, इनटू मोल फ्रैक्शन, राइट। ये होता है हेनरी लॉ का फॉर्मूला, सिंपल। हेनरी कांस्टेंट जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर O2, दैट्स इट, एंड पार्शियल प्रेशर भी आपको दिया गया है, दैट्स गुड। तो ये दोनों चीज़ें आपको दी हुई हैं, आपसे मोल फ्रैक्शन अगर आप यहाँ पर सही से लिख लेंगे तो उसी में मिलने वाला है आपको, क्या मिलने वाला है, मिली मोल्स ऑफ O2, राइट। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं, इसको हम ओपन करने वाले हैं जनाब, येलो पेन ले लें। तो फिलहाल P को हम एज इट इज रखते हैं, KH को भी एज इट इज रखते हैं, X मोल फ्रैक्शन को हम ओपन करते हैं, मोल्स ऑफ O2 अपॉन मोल्स ऑफ H2O, क्योंकि ऑब्वियसली जनाब H2O में ही तो आप O2 को मिला रहे हैं। इफ O2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर, ऑब्वियसली वाटर नीचे रहने वाला है, यानी कि जनाब NO2 लिख लीजिए, मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई NH2O, यही यहाँ पर लिखा हुआ है मोल फ्रैक्शन। NH2O तो मोल्स NO2 आपसे पूछे गए हैं, राइट, मिली मोल्स ऑफ O2 आपसे पूछे गए हैं, NH2O यानी कि मोल्स ऑफ H2O आप निकाल पाएंगे। आपको यहाँ पर दिया हुआ है 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर, राइट, और कुछ दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। तो 1 लीटर ऑफ वाटर के केस में क्या हो जाने वाला है 100, क्योंकि जनाब वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट करके ही तो मिलने वाले हैं मोल्स, तो 1000 ग्राम ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाने वाला है 18, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O, राइट। तो ये आ जाने वाला है NH2O। तो NH2O अगर आ जाएगा तो इसको हम सॉल्व भी करने वाले हैं जनाब, इसको अगर हम सॉल्व करने वाले हैं तो हमें थोड़ी सी स्पेस भी चाहिए, चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, बाकी आप समझदार हो चुके हैं, ओके। चलिए P की वैल्यू यहाँ पर क्या दी हुई है 0.920 इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट, जनाब ध्यान से देखना है यहाँ पर 46.82 इंटू 10⁻³ भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है किलो बार, राइट। ध्यान से देखते हुए चलना है हर चीज़ को। चलिए अब बारी है जनाब मोल फ्रैक्शन की, NO2 तो आपको निकाल देखिए, हमने यहाँ पर इक्वल क्यों लगाया, आते हैं इसको यहाँ से स्टार्ट करिए। NO2 आपसे यही पूछा गया है, NO2 डिवाइडेड बाई NH2O, दैट मीन्स 1000 आपको नीचे लिखना पड़ेगा, 18 आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करने से ही तुमको मोल्स मिलने वाले हैं। अब आप इसको सॉल्व करिए, NO2 की वैल्यू निकालिए। क्या इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है? डेफिनेटली इसको हम ऐसे हटा देंगे यहाँ से। ओके, तो 46 इंटू 2, अब 92 की तरफ चले जाएंगे। चलिए यहाँ पर हम पहले जीरो यहाँ पर लेकर आते हैं, जीरो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, इससे करेंगे तो यहाँ पर 3 जीरो आ जाने वाले हैं, राइट। तो पॉइंट को हटाएंगे, एक ऐसे लेकर जाएगा, ये दोनों इसको लेकर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर 46 92 लिखा हुआ है, 46 82। देखिए जनाब, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आने वाला है इस तरीके से, आप नीचे लिख लेंगे NO2 आ जाने वाला है, मोल्स ऑफ O2 आने वाले हैं 1 इंटू 10⁻³ राइट। सॉल्व कर लेना जनाब, ये 10⁻³ लिखना है हमको, क्या लिख दिया हमने इसको यहाँ पर, 1 इंटू 10⁻³ मोल्स आने वाले हैं। आपसे पूछा गया है मिली मोल्स ऑफ O2, मिली मोल्स दैट मीन्स 10⁻³ को आप हटा सकते हैं, क्योंकि 10⁻³ को आप मिली लिख सकते हैं, मिली मोल्स। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 1, राइट। 1 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। द नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ O2 गैस दैट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज 1, राइट। कोई दिक्कत? ये सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको आना चाहिए। ये चीज़ें अगर आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी तो ही ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। तो याद करिए, फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट होते हैं जनाब, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तभी आप नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप कंपटीशन में बहुत पीछे जाने वाले हैं। कंपटीशन में पीछे नहीं जाना है, आगे बढ़ते रहना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 29 जुलाई शिफ्ट 2 का जनाब ये क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। क्या क्वेश्चन है? x ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 is mixed with 200 gram of neon. The total pressure of the non-reactive mixture of O2 and neon in the cylinder is 25 bar. The partial pressure of neon is 20 bar at the same temperature and volume. The value of x is value of x। तो बेसिकली आपसे x ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, तो बेसिकली आपसे ऑक्सीजन का वेट पूछा गया है, राइट। चलिए ध्यान से देखिए जनाब, क्या क्या दिया हुआ है आपके पास। O2 कितना है? x ग्राम, राइट, आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और नियॉन कितना है? 200 ग्राम, नियॉन 200 ग्राम्स, राइट। और क्या है? टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर जनाब क्या है? 25 बार। और द पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन, तो नियॉन का प्रेशर जनाब 20 बार है, टोटल प्रेशर 25 है, तो ऑब्वियसली O2 का पार्शियल प्रेशर हो जाने वाला है 5, राइट। टोटल में से जब आप माइनस करने वाले नियॉन को तो O2 का मिलने वाला है, क्योंकि जनाब दो ही तो गैसेस हैं, राइट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज 5। ओके, एंड आपको क्या चाहिए? आपको निकालना है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का वेट। देखिए अब वापस से इस वाले फॉर्मूले का यूज होने वाला है यहाँ पर। कौन सा फॉर्मूला जनाब? ये वाला। ध्यान से देखिए इस तरफ, PA इज इक्वल टू YA इंटू PT। दैट मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज इनटू टोटल प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन इन गैसियस फेज होगा, सॉरी हमने लिक्विड फेज आई थिंक बोल दिया है, गैसियस फेज होने वाला है, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पर गैसेस तो हैं ही। तो अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 लिखें, राइट, एंड मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज लिखें, उसको मल्टीप्लाई कर दें टोटल प्रेशर से, जो कि यहाँ पर फॉर्मूले में आप देख पाएंगे, तो डेफिनेटली आपको जो चाहिए वो मिलने वाला है, राइट। ऐसे करते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर ऐसे करेंगे। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे हम? लिक्विड फेज की बात कर रहे हैं, तो जनाब डेफिनेटली बहुत ही ध्यान से सुनना है हमको। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 निकालना पड़ेगा इन लिक्विड फेज ऑब्वियसली। तो ऊपर हम ऑक्सीजन का वेट, सॉरी ऊपर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे, नीचे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल प्रेशर से, तो डेफिनेटली आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। देखते हैं क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है, तो ऊपर आपको मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज इन गैसेस फेज लिखना है, राइट। तो क्या करना पड़ेगा आपको? x डिवाइडेड बाई जनाब 32 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आपको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट पता है 16 होता है, O2 का क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हमको करना होता है, वेट यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है x ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट से जब आप डिवाइड कर देंगे तो मोल्स आ जाने वाले हैं। मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ O2 प्लस मोल्स ऑफ नियॉन, राइट, इसी को हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ओके, एक बार फिर से हम x/32 करेंगे, प्लस करने वाले हैं, इस बार हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, इस बार में मोल्स लिखने हैं नियॉन के। दैट मीन्स नियॉन का वेट क्या है? 200 ग्राम। एंड जनाब नियॉन का एटॉमिक वेट क्या होता है? 20 होता है, राइट।
कोई दिक्कत है यहाँ पर जो हमने लिखा है? दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 सही है। अब हमें मोल्स ऑफ O2 लिखना पड़ेगा ऊपर, नीचे मोल्स ऑफ O2 प्लस मोल्स ऑफ नियॉन, तब जाकर हमारे पास मोल फ्रैक्शन आ जाने वाला है, राइट। तो डेफिनेटली जो भी मोल फ्रैक्शन आएगा, अगर उसको आप पीटी यानी कि टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि यहाँ पर 25 है, राइट। ये देखिए यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, तो ये वाला फार्मूला आपका लग जाएगा पूरी तरीके से, राइट। एंड इसी फार्मूले का यूज करके आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। 25, राइट। अभी तो जनाब आप इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो PO2, पहले तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू आपको साथ में लिख कर दे देते हैं। तो हटाइए यहाँ से, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? 5 आने वाली है, जो आपने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल ली है, यहाँ पर देख पाएंगे आप। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो मिल जाएगी 80 ग्राम। अरे 80 ग्राम क्या है जनाब? मॉलिक्यूलर वेट, ऑक्सीजन का वेट है जनाब, राइट। ऑक्सीजन का वेट है 80 ग्राम। एंड वही आपसे यहाँ पर पूछा गया था, तो 80 आप यहाँ पर लिख देंगे एंड यही आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे हो सकता है आपको पहली बार में समझने में दिक्कत हो, बट अगर पूरा फोकस आप स्क्रीन पर रखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपको समझ में भी आने वाली हैं, राइट। फार्मूले तो आपकी फिंगर टिप्स पे होने ही चाहिए, अदरवाइज दिक्कतें रहने वाली हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। 29 जुलाई शिफ्ट 2 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है? बहुत ही ध्यान से पढ़ना है हमको। 1.80 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ए वॉज डिजॉल्व्ड इन 62.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेनॉल, यानी कि ये वॉल्यूम दिया है आपको। एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी 155.1 केल्विन। द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ए, यानी कि आपसे मोलर मास पूछा गया है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल भी आपको बताया गया है, डेंसिटी ऑफ इथेनॉल भी आपको बताया गया है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी आपको बताया गया है। तो जनाब क्या फॉर्मूला होगा? यहाँ पर भी इस वाले फॉर्मूले का यूज होने वाला है। डेल्टा TF इक्वल टू IKFM। एम क्या है? मोलैलिटी। ओके, डेल्टा TF कैसे निकालेंगे जनाब? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या आने वाला है? देखिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, जो इथेनॉल का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? 156.0 केल्विन। बट आपने जो कलाकारी करी है उसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो चुका है? 155.1 केल्विन। कलाकारी का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूट ए जो आपने डाला है वहां पर 1.80 ग्राम का जो सॉल्यूट ए आपने डिजोल्व किया है, जिसकी वजह से इथेनॉल का फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है। क्योंकि आप सभी को पता है कि प्योर सॉल्वेंट में अगर ऊपर से सॉल्यूट का एडिशन हम करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। गॉट इट? 156 से फ्रीजिंग पॉइंट आ चुका है 155.1। दैट मीन्स डेल्टा TF क्या होने वाला है? डेल्टा TF होने वाला है 156.1, सॉरी 156 डिवाइड माइनस, अरे यार लिख लो, 156 माइनस 155.1 जब करेंगे तो आने वाला है 0.9 केल्विन, राइट। 0.9 केल्विन आपको यहाँ पर लिख देना होगा। आई को हम इग्नोर मार देंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा भी नहीं है एंड कुछ बताया भी नहीं गया है इसके बारे में। KF आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 2 लिख लेंगे। मोलैलिटी में ही छुपा हुआ है सब कुछ। आपसे पूछा गया है मोलर मास, तो वो भी मोलैलिटी में ही है। मोलैलिटी का फॉर्मूला जनाब हम थोड़ा सा अलग लिखते हैं ताकि वहां पर डायरेक्टली लिखा जा सके सब कुछ। मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये हमने लिखा है मोलैलिटी का फॉर्मूला। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एंड मोलर मास वही आपको चाहिए। ये देखिए वेट आपको दिया हुआ है 1.80, यानी कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जब आप करेंगे तो आने वाला है मोल्स। वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए आप कहाँ पर जाएंगे? तो वेट ऑफ सॉल्वेंट के लिए आपको करना पड़ेगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला भी तो आपने पढ़ा है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करिए, सॉरी मास के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आपको करना पड़ेगा। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 0.80 डेंसिटी है जनाब। वॉल्यूम क्या है? 62.5। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 850 आने वाला है। 8 दूनी 16 से 20, 2 आ जाएगा, दैट मीन्स 50। एंड यहाँ पर पॉइंट लगने वाला है, तो जो आने वाला है वो आने वाला है 50, राइट। वेट ऑफ सॉल्वेंट 50 हो जाएगा, दैट मीन्स वेट ऑफ सॉल्वेंट 50 हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पर ऑलरेडी लिख देंगे 50 ग्राम्स है। एंड यहाँ पर हमको किसमें लिखना होता है? किलोग्राम में। जब आप मोलैलिटी का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में होता है, इसलिए हमको 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, राइट। तो हमने वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख लिया है। अब बारी है मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लिखने की। मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दिया गया है 1.80। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आपसे पूछा गया है
तो मॉलिक्यूलर वेट आपसे पूछा गया है एंड यस सब कुछ आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है। इसको सॉल्व करिए एंड डेफिनेटली आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। पर इसको सॉल्व किया कैसे जाए, कुछ आसान तरीके यूज करेंगे हम तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। तो 10 करेंगे यहाँ पर, इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये 20 हो जाएगा। ओके, तो इस 2 को यहाँ से हटाइए। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो इसको पहले यहाँ से ऐसे हटाते हैं। ओके, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आने वाला है, 180। ओके, चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, लेकर आते हैं। 9/20 बचेगा। तो जब मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो 180 आ जाने वाला है, डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू 5 से आप इस तरफ कर दीजिए 4, राइट। कोई दिक्कत, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट इस तरफ लेकर आइए, मॉलिक्यूलर वेट इस तरफ लेकर आइए और 9 से ये भी चला जाएगा। 20 तो 20 चक्कू 80, 20 इंटू 4 क्या होता है, 80 होता है, राइट। जनाब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ए क्या होगा, 80 होने वाला है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसानी से आप इन चीज़ों को देख पाएंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला सभी को पता होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला भी सभी को पता होता है, डेल्टा टीएफ का भी फॉर्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए अगर आप सॉल्यूशन चैप्टर के क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं बोलेंगे, कैलकुलेशन भी आसान है। तो यस 10 क्वेश्चन पूछे गए थे तो हमने उनको सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया, राइट। तो आंसर की आप देख पाएंगे, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि सभी क्वेश्चंस को खुद प्रैक्टिस करनी है पहले, कुछ डाउट होता है तो तभी आकर के हमारी इस वीडियो सोल्यूशन को देखिए, निश्चित तौर पर आप काफ़ी कुछ नया सीखने वाले हैं इस वीडियो सोल्यूशन से। गॉट इट। तो इसी प्रकार से जनाब प्रैक्टिस करते रहिए पीवाईक्यूज़ की, डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करने वाले हैं। और अगर सोल्यूशन की पीवाईक्यूज़ करना चाहते हैं आप तो साइड में देखिए प्लेलिस्ट नजर आ जाएगी आपको, चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में काफ़ी ज़्यादा पीवाईक्यूज़ कराए गए हैं हमारे इसी चैनल पर, राइट। चैनल को विजिट करिए, काफ़ी कुछ क्वालिटी कंटेंट आपको मिलने वाला है। चलिए जनाब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।